हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैम्प। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन टूल्स या यूँ बोले तो इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स के बारे में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आपको लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस का एमसीक्यू कराने वाला हूं। अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो जो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का हमारा पहला वीडियो है हथौड़े के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग रिवेटिंग और वेल्डिंग कार्यों के लिए किया जाता है। ओके, तो जो हथौड़ा हम यूज़ करते हैं हैमर, जिसका नाम है हैमर, उसे हम लोग किस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अगर आप क्वेश्चन ये टूल्स वगैरह पढ़े हैं तो इसका आंसर आपको आसानी से पता होगा। तो दोस्तों, तो इसका पहला आंसर जो हमारा होगा, इसका जो आंसर होगा पहला, वो होगा वेज नहीं होगा, सॉरी। सो दोस्तों, इसका पहला आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा हमारा पिन। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, संकीर्ण मतलब बहुत ही एकदम पतला जगह रहेगा जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच सकता। वहाँ पे कार्य करने के लिए किस प्रकार के प्लायर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम करते हैं लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन, इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार से प्लायर का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे होगा आंसर आपका राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करके हम लोग संकीर्ण स्थानों पर से इंसुलेशन हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपकरण या यंत्र की पहचान करें। ये जो आपका पिक्चर में उपकरण या यंत्र दिखाया गया है, ये कौन सा है, आप देख सकते हैं, ये बता सकते हैं आप कौन सा है। ठीक है, देखिए क्या है, फ्लैट नोज प्लायर है, राउंड नोज प्लायर है, बहुउद्देशीय प्लायर है, या फिर विकर्ण कर्तन प्लास है। ठीक है, देखिए इसका नोज लंबा है ना, तो इसका नाम है फ्लैट नोज प्लायर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए, मतलब इंसुलेशन को हटाने, तार छीलने के लिए किस चाकू का प्रयोग करते हैं। चाकू का प्रयोग करते हैं तो कितने कोण पर रखना चाहिए। ठीक है, जो चाकू का प्रयोग करते हैं तो 60 डिग्री पर, 20 डिग्री से कम, या 90 पर, या फिर 45 पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा हमारा पांचवा का बी, मतलब कि 20 डिग्री से कम। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ये तार है, ठीक है, ये तार मैंने बना दिया, ये वाला ये तार बन गया हमारा। ठीक है, इंसुलेशन इसको हमें छीलना है, तो चाकू जब हम रखेंगे ना, तो ना हम ऐसे रखेंगे एकदम हल्का सा 20 डिग्री पर। ठीक, इस दिशा में चाकू रखेंगे, ऐसे करके इधर मारेंगे, तब हमारा जो इंसुलेशन अच्छे से उतर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ओके, पोकर बोल्ट्स को कसने के लिए, लकड़ी को चाकू से लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु, या बोल्ट्स को ढीला करने हेतु, या कंड्यूट वाहिकाओं को काटने के लिए। तो पोकर का प्रयोग हम लोग करते हैं लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु। ओके, लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी पायलट छिद्र निर्माण के लिए। सातवां क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी फिगर वाला क्वेश्चन है ये हमारा। सातवां है, तांबे के तार में टर्मिनल लूप बनाने के लिए निम्न में से कौन सी पकड़ प्रयोग की जाती है। ठीक है, मतलब किस प्रकार की प्लायर का प्रयोग करते हैं, किस में बनाने के लिए, तो टर्मिनल लूप बनाने के लिए, मतलब इस तरह से बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसमें से सही आंसर हमारा होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये पिक्चर थोड़ा साफ नहीं आपको आया होगा, उसके लिए सॉरी, ध्यान दीजिएगा अगली बार। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा कमजोर निर्माण टैप है। इसमें से कौन सा जो निर्माण टैप है कमजोर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए निम्न में से हैंड टैप, स्पाइरल पॉइंट टैप, फर्मिंग टैप, या स्पाइरल फ्लूटेड टैप। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा स्पाइरल फ्लूटेड टैप होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एक ... छेनी में तिरछी धार होती है और इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा संयुक्त।
देखिए मैं फटाफट आंसर भी बताते जा रहा हूँ कि आपको सोचने का मौका मिलेगा। आपको सोचना है कि इसका क्या आंसर होगा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सोच लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है 100+ है और मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, छेनी का उपयोग की वे खांचे और स्लॉट काटने के लिए किया जाता है, मतलब किस छेनी का प्रयोग। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा क्रॉस कट छेनी का प्रयोग हम लोग करते हैं स्लॉट वगैरह काटने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोहा काटने की आरी यानी हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, पिन होल में दोनों बॉटम होल्स के बीच नहीं, पिन होल के आंतरिक छोरों के बीच की दूरी नहीं, ब्लेड की कुल लंबाई के द्वारा नहीं, एक पिन होल के मध्य से दूसरे पिन होल के मध्य तक। जैसे हेक्सा ब्लेड जो हमारी इस तरह से बनती है, ठीक है, फिगर आपको दिखा देता हूँ बना के। देखिए जैसे हेक्सा ब्लेड ऐसे हमारी बनती है ना, ये कोना होता है ऐसे, ये थोड़ा सर्कुलर होता है, ये ऐसे, ठीक, इधर ये दांतें बनी होती हैं आपके, ठीक। तो यहाँ पे जो होल होता है ना, यहाँ पे जो एक होल होता है और एक होल ये होता है, तो इसके जो बीचों बीच जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट की लंबाई तक को हम बोलते हैं कि उसका क्या होगा, उसकी लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अगर टेनन साह के दांत घिस गए हो तो उसे तेज करने के लिए क्या करना चाहिए। टेनन साह जानते हैं आप लोग, उसका इस आकार में टेनन साह होता है, इसी आकार में, यहाँ हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, ठीक है, और ये दांत यहाँ बना होता है, ठीक, इसको बोलते हैं टेनन साह। तो इसका अगर दांत घिस गया तो क्या करते हैं हम लोग टेनन साह में, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिस देते हैं, तो हमारे दांत उसका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, टेनन आरी में रेक कोण का अनुमानित माप क्या है। रेक कोण का वही नीचे जो दांत था उसका अनुमानित मान क्या होना चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, विद्युत वायरिंग में लकड़ी के बोर्डों में उपयोग होने वाली अभ्रक सीट में वर्गीय छेद करने के लिए किस औजार का उपयोग होता है। तो वर्गीय छेद करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इसे वर्गीय छेद होता है, मतलब इसका इस आकार का छेद करने के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे हैक आरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है, मतलब फाइल मतलब रेती, रेती का कौन सा प्रकार इसमें से नहीं है। तो पहला है वर्गाकार फाइल, दूसरा आयताकार फाइल, तीसरा त्रिकोणीय फाइल, चौथा है सपाट फाइल। देखिए सब मिल जाएगा आपको, लेकिन आयताकार आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आयताकार फाइल इसका प्रकार नहीं है। देखिए क्वेश्चन करते समय आप ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे हाँ में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, आपको भ्रम में या कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, और गलती से आप हाँ में लगा के आ जाएंगे आंसर, तो ये ध्यान देने की बात है। 16 नंबर है, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या है, मतलब रेती बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो वो है हमारा उच्च कार्बन स्टील। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोलाकार छिद्र परिष्करण, गोलाकार छिद्र है इस तरह से, तो कौन सी आरी का प्रयोग करके उसको हम लोग स्मूथ करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन है छेनी, अर्धगोलाकार, हाफ राउंड रेती, सपाट या ड्रिल, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा अर्धगोलाकार रेती। अगला क्वेश्चन है हमारा जो फिगर वाला क्वेश्चन है, देखिए दी गई आकृति में दिखाई गई रेती किस प्रकार की रेती है, पहचान करें। जो रेती दिखाई गई है ये किस प्रकार की रेती को दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, डबल कट रेती होगा इसका आंसर, ठीक है। वक्राकार मैंने पढ़ने में गलती किया। 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है। डबल कट, रास्प बैस्टर्ड फाइल या कर्ड, कौन सा होगा इसमें से, इसमें सभी आपका होगा आंसर रास्प कट फाइल, यानी रास्प कट फाइल हमारी अर्धवर्गाकार में उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस प्रकार का उपकरण प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन चाकू, डायगोनल कटिंग प्लायर, संयुक्त प्लायर या फिर कैंची। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा है वो है आपका डायगोनल कटिंग प्लायर। ओके, डायगोनल कटिंग प्लायर से हम लोग टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों को काट सकते हैं। 21 क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत तारों के इंसुलेशन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्युत तार है उसका इंसुलेशन, ठीक है, हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो सिंपल सी बात है साइड कटिंग प्लायर का यूज़ करके हम लोग इंसुलेशन हटा लेंगे। अगला क्वेश्चन है
ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करेंगे? देखिए, छीलने गड्ढे बनाने में, लकड़ी के बोर्डों को काटने, पायलट छिद्र को बनाने, या कोनों का सही समकोण जांचने के लिए। ओके, तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे कोनों को सही समकोण जांचने के लिए। कोनों का सही समकोण जांचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्षेत्र पृष्ठ की वक्रता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब क्षेत्र पृष्ठ की वक्रता मतलब कोई सरफेस इस तरह है, ये वक्र के आकार का है नहीं, मतलब ये है कि नहीं, ये कॉर्नर का नापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सर्वाधिक पृष्ठभूमि, इस्पात मापी, रिजिड कोण या फिर गुनिया। सिंपल सा इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर हम यूज़ करेंगे गुनिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 डिग्री कोण के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है ट्री वर्ग यानी ट्राई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें उतना नहीं सोचना है हमको, सीधे ट्री वर्ग लगा देना है हमको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, छोटे आकार के वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसका तो आपको मैं सीधे नाम ही बता, फिटर वाले बच्चे इसको अच्छे जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ड्रॉप कंपास। ठीक है, ड्रॉप कंपास अभी आपको फिगर में शो हो जाएगा। यूनिवर्सल वेवर प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित में से होता है। देखिए, यूनिवर्सल वेवर प्रोटेक्टर जो होता है उसका सिद्धांत इसमें से जो होता है सेम किसके बराबर होता है? सेम होता है आपका वर्नियर वेवेल प्रोटेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन का कट कसने हेतु किस औजार का प्रयोग करेंगे? मशीन का कट कसने के लिए किसका? स्पैनर, रीमर, छेनी, पाइप। अब ये रीमर और छेनी तो यूज़ नहीं करेंगे, पाइप रेंज बहुत बड़े के लिए होता है, तो स्पैनर का ही यूज़ करेंगे हम लोग का। सही आंसर हमारा क्या होगा? स्पैनर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दृढ़ परिरक्षी नलिका के संबंध में और असंबंधन के लिए टूल उपकरण की आवश्यकता होती है। कौन सी टूल की आवश्यकता होती है? तो परिरक्षी यानी कंड्यूट पाइप कटर, बेडिंग रैक, दाब बेंडर या पाइप रेंच। तो सही आंसर इसका है हमारा पाइप रेंच। ठीक है, पाइप रेंच से हम लोग क्या कर सकते हैं? संबंधन उपकरण की आवश्यकता जो होती है नलिका बनाने के लिए, वो हमारा काम आ जाएगा, पाइप रेंच। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी पदार्थ में ड्रिल के लिए किया जाता है जो एक तरफा घूमेगा? रॉवेल प्लग ट्यूब, हाथ ड्रिल, रैचेट ब्रेस या पोकर। ठीक है, तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा हमारा रैचेट ब्रेस। ये इस तरह का आपका बना होता है, ये हैंडल यहाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा होता है। ठीक है, और इसको हम पकड़ के ऊपर में इसको इसको घुमाते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग घुमाते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर हमारा, लकड़ी के लेखों पर छोटे छोटे छेदों को ड्रिल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील, ब्रेडावॉल, स्टील या जिमलेट। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ब्रेडावॉल। ब्रेडावॉल का यूज़ करके हम लोग लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में लकड़ी के लेखों छोटे छेदों को ड्रिल करने के लिए काम आता है। अभी जो चीज़ आपको नया सुनने में हो रहा था मैं इसको इसका एक छोटा सा पिक्चर लगा दूंगा, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 31, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? सेंटर पंच, सूजा, बर्मा, रॉल प्लग। किसका यूज़ किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा बर्मा। जिमलेट का यूज़ करके छोटा छिद्र उसमें हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, तार के मानक गेज की सीमा क्या है? तार जो होता है उसका मानक गेज क्या है? जीरो। तो इसका सही आंसर है 0 से 36 HWG। HWG का आप लोग फुल फॉर्म तो याद ही होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके, अगला क्वेश्चन 33 है। आई थिंक इसका थोड़ा सा ये कट गया है, मुझे चौथा नंबर कट गया है, फिर भी मैं आपको आंसर बता दूंगा। 3 HWG के ब्याज का तुल्यांकी मान क्या होगा? ठीक है, 3 HWG के तुल्यांकी मान का गणना करें क्या होगा? इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर डी ही हमारा है। 6 पॉइंट आंसर है इसका 6 पॉइंट, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6.4008 mm। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2 HWG के तार का किसके ब्यास के बराबर होता है? ठीक है, जो 2 HWG तार किसके व्यास के बराबर होगा? तो इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा 7.1 mm। HWG का एक आता है, HWG मेजर करने के लिए आता है डिवाइस, इस तरह से बना होता है सर्कल में, और इसमें ऐसे ऐसे खांचे बने होते हैं। ठीक है,
उसी से हम लोग तार का व्यास और माप लेते हैं। उसमें का भी बना होता है कि उसमें कितना व्यास होगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं AWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटी तार गेज संख्या की पहचान करें। इसमें सबसे छोटी तार गेज संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो आप इसको गेस कर सकते हैं। अभी वाला सबसे छोटी क्या होगा? 40 होगा, 15 होगा, 7 होगा कि 38 होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा 40 होगा। मतलब HWG में, ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो उसका गेज पतला होता है। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्या क्वेश्चन? HWG 22 वायर का सामान्य व्यास क्या होगा? इसे 22 नंबर के HWG में 22, इसे सपोज करते हैं ये वाला हम लोग, तो इसमें जो 22 नंबर आता है उसमें कितना में mm का तार होगा उसमें? तो उसमें सही आंसर इसका है हमारा, सही आंसर हमारा इसका है ऑप्शन नंबर सी, 0.711 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इस पदार्थ मृदु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से HWG के इस्तेमाल में किस वायर का प्रयोग नहीं किया जाता? किस वायर को मापा नहीं जा सकता? ठीक है, पदार्थ मृदु होने मतलब जो पदार्थ होता है मृदु हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाना से क्या करेंगे उसको? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो होता है मृदु हो जाने की वजह से HWG के इस्तेमाल में इस वायर को नहीं मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 38 नंबर। HWG संख्या 0 संख्या में किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? इसका सही आंसर होगा हमारा 8.23 mm के बराबर होती है। ठीक है, अगला है अमेरिकन वायर गेज AWG में तार का व्यास को किस में दर्शाया गया है? इंच, सेंटीमीटर, मील्स, किस में दर्शाया गया है यहाँ पे हमारा? तो अमेरिकन वाले में दर्शाया गया मील्स में। ठीक है, ओके, एक होता है माइल्स, ये होता है मील्स। ओके, तो वहाँ दूरी को भी माइल्स में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे तार के व्यास को किस में बताया गया है? मील्स में बताया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है वायर गेज प्लेट का आकार क्या है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणीय या गोलाकार? ठीक है, तो जो वायर गेज होता है इस तरह से, तो उसका आकार तो गोलाकार ही ना होगा। ये तार के बड़े गोलाकार ही गोलाकार लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार के आकार को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तार के आकार को मापने के लिए देखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज, प्लम पॉप, माइक्रोमीटर या स्टैंडर्ड वायर गेज। अब तार के आकार को मापना है मतलब, तो इसको हम लोग किससे मापेंगे? ठीक है, तो उसको मापेंगे हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज और माइक्रोमीटर दोनों से माप सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यानी HWG जो हमारा होता है उससे भी मापेंगे और माइक्रोमीटर से भी। माइक्रोमीटर का फिगर ऐसा बना होता है, जी की तरह होता है। ठीक है, ऐसे तो दोनों से माप सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ को भारी मात्रा में कमी करने की आवश्यकता होने पर किस प्रकार की फाइलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? मतलब कोई मान लीजिए पदार्थ बन गया, उसमें बहुत अधिक मात्रा में पदार्थ को निकालना है, मतलब उसे उसमें साफ करना है, तो कौन सी फाइलिंग की विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ विकर्ण फाइलिंग है, ट्रांसवर्स फाइलिंग है, अनुदैर्ध्य फाइलिंग है। या तो ट्रांसवर्स फाइलिंग है तो अनुदैर्ध्य, दोनों से कोई एक तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ सही आंसर जो हम होगा हमारा विकर्ण होगा। विकर्ण मतलब तिरछा, मतलब ये हमारा सामान रखा है तो हम इस दिशा में हम लोग फाइलिंग करेंगे। ठीक है, ये सामान अगर रखा हुआ है तो। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, HWG का विस्तार क्या है? विस्तार का मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड वायर ग्रुप, सिंपल वायर ग्रुप, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो सही आंसर हमारा सी होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, लोहे की चादर को सीधा करने के लिए का प्रयोग किया था? किसका प्रयोग करें? लोहे की चादर को सीधा करने किसका प्रयोग करेंगे? आरी का नहीं, ड्रिलिंग मशीन नहीं, सपाट फाइल नहीं, तो हम लोग मैलेट का यूज़ करेंगे। ओके, किसका? मैलेट का। मैलेट आपका लकड़ी की बनी होती है, हथौड़ी होती है जिसको मैलेट बोलते हैं, इसे चोट कम लगती है। निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता? इलेक्ट्रीशियन का जो टूल किट होता है, इलेक्ट्रीशियन अपना सामान उसमें रखता है, तो क्या इसमें से नहीं होता है? टेस्ट लैम्प, स्क्रू ड्राइवर, वाइस या इलेक्ट्रीशियन चाकू? ठीक है, इन चारों में से, ठीक है, कौन सा जो है इलेक्ट्रीशियन के बैग में नहीं होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, वाइस नहीं होता है उसमें। ठीक है,
क्योंकि उसको उसका काम ही नहीं पड़ना है वाइस का। ओके, अगला क्वेश्चन है फीलर गेज का प्रयोग क्यों किया जाता है? चलने के लिए, पुर्जों को ठीक ठाक करने के लिए, जुड़ने वाले पुर्जों को बीच में गैप के लिए, गैप की जांच के लिए, जॉब की त्रिज्या के लिए, या फिर छिद्रों को सही करने के लिए। तो इसका सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जुड़ने वाले पुर्जों के बीच गैप की जांच करने के लिए। जो पुर्जे जोड़े जा रहे हैं उसमें जो गैप होता है उसको जांच करने के लिए हम लोग फिलर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर इसका गो और नो गो आकार होता है क्या कहलाता है? ठीक है, एक जगह पर क्या होगा, गो होगा, दूसरी जगह पर नो गो आकार होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको कहेंगे हम लोग प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? बाहरी, भीतरी, जॉब का भीतरी व्यास या बेलनाकार का भीतरी व्यास? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बाहरी थ्रेड के लिए। ऐठन के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ किया जाता है। तो ऐठन के पहले, ठीक है, स्लिप गेज की सटने वाली सतह को पहले साफ कर दिया जाता है। किससे साफ करते हैं हम लोग? मुलायम लाइनिंग के कपड़ा से, शैम्भुआ या सांभर लेदर से, या ए बी दोनों, ए बी से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा या तो ए या तो बी, दोनों में से किसी को साफ कर सकते हैं, लाइनिंग के कपड़ा से या फिर सांभर लेदर से ही। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। केबल टूल ड्रिलिंग के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बेलर्स, रिस्वेस्ट, ड्रिल बिट, ड्रिल स्टेम। किसकी आवश्यकता नहीं होती है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए, बेलर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। 50 क्वेश्चन मैंने पूरे करवा दिए। 50 के बाद 51 नंबर वीडियो से जब स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2 में चला जाएगा हमारा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्द ही मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में।